नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम में भूमिगत जल या काष्ठ स्थलाकृति द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब भूमिगत जल के कार्य एवं स्थलाकृतियाँ। भूमिगत जल किससे कहेंगे? पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे पृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल की संज्ञा प्रदान की जाती है। धरातलीय सतह के नीचे भूमिगत जल की स्थिति के अनेक प्रमाण हैं, जैसे कुएं, गैसर, जल स्रोत आदि। चूँकि यह जल ऊपरी सतह से नीचे मिलता है, अतः इसे अधः जल तल भी कहते हैं। वर्षा का जल विभिन्न रूपों में धरातल की ऊपरी सतह से रिस करके नीचे चला जाता है तथा पारगम्य चट्टानों के रिक्त स्थानों में एकत्रित होकर भूमिगत जल का रूप धारण करता है। भूमिगत जल का कार्य सतह के ऊपर तथा नीचे दोनों स्थानों पर होता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर भी जल रिसते समय कुछ अपरदन का कार्य गोलीकरण के रूप में करता है, जिससे छोटे छोटे गर्त या कटकों का निर्माण होता है। भूमिगत जल के स्रोत, सर्वप्रथम जो स्रोत है वो वर्षा का जल और हिम होता है। फिर सहजात जल, जो कि सागर और झीलों में निक्षेपित परतदार चट्टानों के छिद्रों एवं सुराखों से स्थित जल को तलछट जल या सहजात जल कहते हैं। आर्टिजन कूप पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल के स्वतः ऊपर उठते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा आर्टिजन कूप के अंतर यह होता है कि प्रथम में जल स्वयं ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलता रहता है। भूमिगत जल के कार्य, अपरदनात्मक कार्य। अन्य अपरदन कारकों के समान ही भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य भी कई रूपों में संपन्न होता है। अपक्षय के साथ विघटित तथा वियोजित चट्टानों के सामूहिक स्थानांतरण में भूमिगत जल का महत्व अत्यधिक होता है। अपक्षय के कारण चट्टानें जब विघटित तथा वियोजित होकर ढीली पड़ जाती हैं तो भूमिगत जल चट्टानों की भग्न राशि को सामूहिक रूप से खिसकने में चिकनाहट या स्नेह का कार्य करता है। जल से चट्टान संतृप्त होकर ऊंचे ढाल से निचले भाग में सामूहिक रूप से सरकने लगती हैं। इस क्रिया को भग्न राशि का सामूहिक स्थानांतरण कहते हैं। ये जो भूमिगत जल है इसका अपरदनात्मक कार्य निम्न रूपों में संपन्न होता है। घुलन क्रिया। शुद्ध जल रासायनिक दृष्टि से असक्रिय होता है, परंतु जब यह जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संपर्क में आता है तो यह सक्रिय कारक होकर के घुलनशील पदार्थ चट्टानों को अलग कर देता है। जलगति क्रिया। जलगति क्रिया के अंतर्गत जल बिना किसी अन्य साधन के जल भरे में प्रवाहित होते समय चट्टान के ढीले पदार्थों को अपने साथ बहा ले जाता है। अपघर्षण क्रिया। भूमिगत जल के साथ चलने वाले छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़, पत्थर आदि चट्टानों को रगड़कर, घिसकर तथा घर्षण द्वारा अपरदन करते हैं, उसे अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। सन्निकर्षण। जब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपस में टकराकर या रगड़ खा करके टूटते फूटते रहते हैं, उसे सन्निकर्षण की क्रिया कहते हैं। अपरदन के द्वारा जो स्थल रूपों का निर्माण होता है उनमें घोल रंध्र, विलयन रंध्र, डॉलाइन, पोल्जे, युवाला, लेपीज, कंदराएं, प्राकृतिक पुल आदि प्रमुख होते हैं। परिवहन कार्य। भूमिगत जल के कार्य में परिवहन का कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता है। वास्तव में परिवहन होता ही नहीं है, क्योंकि भूमिगत जल का वेग अत्यंत मंद होता है और सारे पदार्थ घोल रूप में रहते हैं। निक्षेपण के कार्य। अपरदनात्मक कार्यों में गोलीकरण के समान ही भूमिगत जल का निक्षेपण का कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। घुलन क्रिया के कारण भूमिगत जल में कई प्रकार के रासायनिक खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। इस तरह एक निश्चित सीमा के बाद भूमिगत जल अवसाद से परिपूर्ण हो जाता है और एक और अधिक पदार्थों को समाविष्ट करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह पाती है। काष्ठ स्थलाकृतियाँ। ये चूने के पत्थर वाली चट्टानी क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर से नीचे विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोलन द्वारा होता है।
ये स्थल रूप अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपरदन एवं अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से सर्वथा भिन्न होती है। इस तरह लाइमस्टोन शैल का निर्माण स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृति कहा जाता है। काष्ठ शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित काष्ठ प्रदेश अब स्लोवेनिया से लिया गया है। यहाँ पर लाइमस्टोन शैल अत्यधिक वलित अवस्था में है। इस लाइमस्टोन वाले काष्ठ प्रदेश की ऊपरी सतह पर जल ने घोल द्वारा निचले भाग में भूमिगत जल से अपने अपतरणात्मक तथा निक्षेपात्मक कार्य द्वारा विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास कर रखा है। इनमें देखिए अपरदनात्मक स्थल जो रूप है, इनमें लैपीज गुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृतियाँ लैपीज कहलाती हैं, जिनमें नंगे पांव उनको पार करना कठिन कार्य होता है। इंग्लैंड में इन्हें क्लिंट, जर्मन में कैरेन, सर्बिया में बोगाज तथा डाल्मेशियन क्षेत्रों में लैपीज के नाम से जाना जाता है। घोलरंध्र तथा उससे संबंधित रूप। चूने के पत्थर वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर के यह सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टान की संधियों में जल प्रविष्ट होकर उसे घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल देता है। इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास होता है। अब छोटे छोटे छिद्र घोलरंध्र कहा जाता है। जब इन छिद्रों का आकार बड़ा हो जाता है तो विलियन रंध्र कहलाते हैं और विस्तृत रूप होने पर इन्हें डोलाइन के नाम से जाना जाता है। काष्ठ खड़की जब डोलाइन या विलियन रंध्र की ऊपरी सतह ध्वस्त हो जाने पर वृहद छिद्र का निर्माण होता है, तब उसका ऊपरी भाग खुला होता है, उसे काष्ठ खड़की कहते हैं। युवाला को हिंदी में सेकुंड शब्दावली का प्रयोग किया गया है। युवाला का निर्माण कई रूपों में होता है। निरंतर गोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक बृहदाकार ग्रंथ का निर्माण करते हैं, जिससे विस्तृत ग्रंथ को युवाला कहा जाता है। पोलिये को हिंदी में राजकुंड के नाम से अभिहित किया गया है। युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त को पोलिये के नाम से जाना जाता है। दस्ती निवेशिका काष्ठ मैदानों की ऊपरी सतह पर इतने अधिक घोल छिद्र होते हैं कि समूची सतह पर छलनी के समान दिखती है। जिसके घोल छिद्र कीप का कार्य करते हैं। जब छिद्रों या विदरों से होकर नदी का जल नीचे चला जाता है तो उसे धसती निवेशिका सरिता कहते हैं तथा जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है उसे सिंक कहते हैं। नदी का जल प्राय विलियन छिद्र से ही अदृश्य हो जाता है तथा सिंक बिंदु दिखाई देने पड़ते हैं, परंतु कुछ सरिताओं का जल सिंक उनकी तली के स्थित काप से ऊपर अदृश्य हो जाता है। अंधी घाटी जिस स्थान पर नदी का जल सतह से नीचे चला जाता है उससे आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क होती है, क्योंकि इसका प्रयोग नदी द्वारा अपने प्रवाह मार्ग के लिए इसलिए नहीं करते कि उसका जल सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है। अतः ऊपरी शुष्क भाग को शुष्क नदी तल कहा जाता है। बाढ़ के समय जब जल अधिक हो जाता है तो जल विलियन छिद्र समस्त जल को सतह को नीचे पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाता है, तो उस शुष्क तल का अल्पकालिक प्रवाह होना लगता है, अन्यथा यह शुष्क ही रहता है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलियन छिद्र पर समाप्त हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। काष्ठ घाटी या गोल घाटी अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियां कुछ दूरी तक प्रवाहित होती हैं तथा अपनी चौड़ी तथा यू आकार की घाटी का निर्माण कर लेती हैं। इन घाटियों को घोल घाटी के नाम से जाना जाता है। कंदरा या गुफा भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराओं काष्ठ प्रदेशों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति से होती है। कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे रिक्त स्थानों के रूप में होती हैं। इनकी रचना भूमिगत जल की गुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होती है। इनका रूप तथा आकार भिन्न भिन्न होता है। प्राकृतिक पुल का निर्माण भी एक विवादास्पद समस्या है, परंतु स्थानाभाव के कारण इससे संबंधित विद्वानों ने कुछ उल्लेख किए हैं। कंदरा की छत ध्वस्त हो जाने पर उसका कुछ अवशिष्ट भाग एक पुल के रूप में बचा रहता है। कुछ बताते हैं कि लाइमस्टोन क्षेत्र में जब नदी विलियन छिद्र से होकर के लुप्त हो जाती है तो वह नीचे जाकर अपघर्षण तथा घुलन क्रिया द्वारा कंदरा का निर्माण करती है, पुनः सतह पर प्रकट होती है। जब वह कंदरा की छत के नीचे धसी जाती है तो उसकी छत का शेष भाग, जो कि कंदरा के दो पार्श्वों को जोड़ता है, प्राकृतिक पुल
कहलाता है। निक्षेपात्मक स्थल रूप। चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम कहा जाता है। इनमें प्रमुख रूप से स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ 3 स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट भूमिगत कंदराओं में जब या तो समस्त जल तिरोहित हो जाता है या भौम जल स्तर नीचे हो जाता है। जब जल नीचे हो जाता है तो कंदरा की ऊपरी छत से जल रिस कर नीचे टपकने लगता है। यह जल अपने साथ घुलन क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थों को भी समाविष्ट किए रहता है, परंतु जब अधिक ताप के कारण वाष्पीकरण के फलस्वरूप जल सूखने लगता है या उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो जल की घुलन की शक्ति तथा पदार्थों को धारण करने की शक्ति घट जाती है। परिणाम स्वरूप कंदरा की छत नीचे की स्तर पर पदार्थों का निक्षेपण होने लगता है। यह निक्षेप लंबे समय पहले होता रहता है और धीरे धीरे एक लटकते हुए इनको आकाशीय स्तंभ की संज्ञा प्रदान की गई है। ये स्तंभ कंदरा की छत के पास मोटे तथा चौड़े किंतु अपने नीचे जैसे जैसे आएंगे पतले होते जाते हैं। इन्हें अवशैल भी कहा जाता है। स्टेलेग्माइट कंदरा की छत से रिसने वाले जल की मात्रा कुछ अधिक होती है तो यह सीधे टपककर कंदरा के फर्श पर पहुंच जाता है। इस तरह कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण होता है। धीरे धीरे निक्षेप द्वारा इन स्तंभों की ऊंचाई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रकार के स्तंभों को स्टेलेग्माइट कहा जाता है, परंतु ऊपर की ओर पतले तथा ये नुकीले होते हैं। इनकी ऊंचाई निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। कंदरा स्तंभ लैग्मेमाइट की अपेक्षा स्टेलेक्टाइट अधिक लंबे होते हैं। निरंतर लंबाई में वृद्धि के कारण स्टेलेक्टाइट बढ़कर कंदरा की फर्श पर पहुंच जाते हैं। इस तरह जब एक स्तंभ का रूप में निर्माण हो जाता है जो कि कंदरा की छत से इसकी फर्श से मिलता है, इस स्तंभ को कंदरा स्तंभ कहते हैं। कंदरा स्तंभ का निर्माण अन्य रूपों में भी होता रहता है। थैंक यू।